दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में सड़क और ट्रेन इंजन की चोरी के बाद रेल पटरी के गायब होने का मामला सामने आया है। जहाँ समस्तीपुर रेल मंडल में करीब 2 किलोमीटर रेल पटरी गायब हो गई। जब मामले के प्रकाश में आने के बाद इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में आरपीएफ के पुलिस पदाधिकारियों के मिलीभगत से रेलवे पटरी की चोरी हुई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को मुसलमानों से पूरी तरीके से शरीयत पर अमल करने की अपील करते हुए सरकार से समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ने का अनुरोध किया है। जहां सरकार को कहा है कि देश के संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसन नदवी की अध्यक्षता में नदवतुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की रविवार को हुई बैठक में प्रस्ताव पारित करके मुसलमानों से ये आह्वान किया है। बोर्ड ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि देश के संविधान में बुनियादी अधिकारों में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है, लेकिन हुकूमत से अपील है कि वे आम नागरिकों की मजहबी आज़ादी का भी एहतराम करें, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करना अलोकतांत्रिक होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है। यह सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के लोगों को होगा। इस साल अप्रैल महीने से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार से होते हुए बंगाल और झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश से होकर के आएंगी और जाएंगी। यह मिली जानकारी के अनुसार पटना हावड़ा, पटना रांची और वाराणसी हावड़ा वाया गया रूट पर 3 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक बयान का हवाला देते हुए एक रेल अधिकारी ने बताया है कि बिहार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेल बजट में 8,505 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन मिला है, और राज्य में 87 स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा। इसके अलावा मोकामा और बेगूसराय के बीच राजेंद्र पुल के समानांतर नए रेल पुल का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अपनी ही पार्टी में उपेक्षा से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी नाराज है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि कुछ लोग कहेंगे कि वे बीजेपी के एजेंडे से बाहर चल रहे हैं। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उनका मंच से ही दर्द छलक पड़ा। राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि जिस मंच से आज वे भाषण दे रहे हैं उसी जगह 28 और 29 जनवरी को बीजेपी कार्य समिति की बैठक थी, जब वे भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। वे भी दर्शक दीर्घा में बैठे रहे और सभी नेताओं का भाषण सुन करके चले गए। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने अपनी दिल की बात बता दी। उन्होंने कहा है कि 28-29 जनवरी को कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था। इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और फिर आपका महत्व कहाँ रह गया है। कोई क्यों अब आपको बुलाएगा? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना। आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि बिहार में अब इस परियोजना से जुड़ी कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर के 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। कटिहार में अपनी समाधान यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों से नीतीश कुमार ने कहा कि जीविका दीदी शानदार काम कर रही है और इस मॉडल ने बड़े पैमाने पर महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है, जहाँ उन्हें दुनिया भर में सराहना मिली है। उनके कार्यों और जीविका मॉडल की प्रशंसा विकसित देशों में भी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत संतोष की बात है कि जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं की कुल संख्या अब 1 करोड़ 30 लाख है। उन्होंने कहा कि जीविका के तहत कई तरह के आजीविका का उपायों के माध्यम से महिलाओं एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम हुई है। जीविका नाम से चर्चित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का महिलाओं के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। इसे 2006 में 6 जिलों खगड़िया, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा और पूर्णिया के 42 प्रखंडों के 4000 गांव में शुरू किया गया था। इस परियोजना से जुड़े सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को साजिशें रचने की आदत है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में किसी नेता को खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं और वे हर स्थापित नेता को हटा देते हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता राज्य में खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार शून्य पर आ जाएंगे। संजय जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार ने ही राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को मंत्री का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के लिए दिल दिखाते हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को जो 43 सीटें मिली थी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही मिली थी। उन्होंने दावा किया है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार शून्य पर आ जाएंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल का ये बयान प्रशांत किशोर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार 2019 में ही बीजेपी से नाता तोड़ देना चाहते थे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार 2017 में माफ़ी मांग करके बीजेपी से जो समझौता किया था वह एक प्रकार से साजिश थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। जहाँ पछुआ हवा की वजह से लोगों को कनकनी महसूस हो सकती है, जहाँ दिन में तेज धूप रहने की वजह से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन शाम को फिर से ठंड बढ़ रही है। जहाँ शाम से ही पछुआ हवा का असर दिखने लगता है। मौसम विभाग ने 8 फरवरी तक के लिए नया पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि आने वाले 2-3 दिन तक राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में खराब होते मौसम का असर बिहार, झारखंड और बंगाल तक देखने को मिलेगा। जब बिहार में पटना समेत 16 जिलों में तापमान में गिरावट हो सकती है। बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। आने वाले 2 दिनों में कोहरे का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। जहाँ सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय और सिवान में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इन जिलों में कोहरे की संभावना है। बिहार में एक बार फिर से जनवरी जैसे ठंड सर्दी वापस आ गई है। जहाँ बिहार में हर जगह उतना ही कोहरा और फिर ठंड देखने को मिल रही है। इसके अलावा 20 जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले 4 दिनों तक आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट की गई है। पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर और फिर डीजल 28 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे और डीजल 94 रुपये 36 पैसे बिक रहा है आज। वहीं पर मुजफ्फरपुर में 107 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, वहीं पर 94 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। पूर्णिया में 108 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 95 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। भागलपुर में 108 रुपये 28 पैसे जबकि 94 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। गया में पेट्रोल 107 रुपये 94 पैसे, डीजल 94 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आपको बता दूं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती है, जिसके बाद सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं। आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वेट और अन्य चीज़ें जुड़ने के बाद से ही इसकी वजह से ही इनका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम इतने अधिक हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ब्रांडेड आटा के भाव घटने के बजाय पिछले 4-5 दिनों से लगभग 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। हालांकि आम लोगों को कुछ राहत मिली है। खुला आटे के भाव में 2 से 3 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। अब खुला आटा 40 रुपये से घट करके 37 से 38 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि ब्रांडेड आटा 236 रुपये प्रति पैकेट बिक रहा है, जो पहले 270 रुपये था। इस तरीके से ब्रांडेड आटे की कीमतों में 4 रुपये प्रति किलो का इजाफा दर्ज किया गया है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव ने बताया है कि हर दिन 60 से 70 टन आटे की खपत आटा फैक्ट्री, थोक एवं खुदरा मार्केटिंग से होती है। खुला आटा का भाव गिरने से आम लोगों को राहत मिली। आने वाले दिनों में कीमत में और कमी आ सकती है, लेकिन ब्रांडेड आटा का भाव कम होने की उम्मीद कम है। खास बात यह है कि इन दिनों वेडिंग सीजन होने के बावजूद भी खाद्य तेलों के दाम में मंदी। पिछले 4-5 दिनों में खाद्य तेलों के दाम 5 से 10 रुपये प्रति लीटर गिर चुके हैं। ऐसे में बाजार में बिकने वाला ब्रांडेड रिफाइंड तेल 150 रुपये से घट करके 140 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि सरसों तेल की कीमत 155 रुपये से घट करके 150 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नए सत्र 2023 से बिहार के मेडिकल और फिर इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग जब पढ़ते थे तब कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। हमने इंजीनियरिंग और फिर मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीट आरक्षित कर दी है। रविवार को बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BCE NIT पूर्ववर्ती छात्र समिति के वार्षिक मिलन समारोह में नीतीश कुमार ये बातें बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने साल 2013 में बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है। बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में हैं उतनी दूसरे राज्यों में अभी नहीं है। इसके अलावा बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। हम चाहते हैं कि NIT पटना का अधिक से अधिक विस्तार हो, इसलिए हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू में छिड़ी जंग के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने 19-20 फरवरी को पूरे बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। इसके बाद पार्टी के भीतर खलबली मची है। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कुशवाहा को जवाब दिया है। ललन सिंह ने कुशवाहा की ओर से लिखे गए पत्र को ट्वीट करके डाल करके उसको साथ लिखा है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जदयू के समर्पित एवं निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। ना कोई डील है और ना ही कोई विलय की बात। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि ललन सिंह सफाई दे रहे हैं जबकि वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जानते हुए भी कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का अनुशासन तोड़ करके बैठक बुला रहे हैं। ललन सिंह ने कार्रवाई की कोई चेतावनी तक नहीं दी है, बल्कि ये सफाई दे रहे हैं कि जदयू की राजद से कोई डील नहीं हुई है और विलय की भी कोई बात नहीं हुई है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि छपरा में सोशल साइट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि मारपीट हंगामे के बाद राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए छपरा में सभी सोशल साइट को 8 फरवरी तक पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जहां होम डिपार्टमेंट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल के साथ साथ सभी सोशल साइट अगले 8 फरवरी तक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि छपरा में 3 युवकों का हाथ पैर बांध करके पिटाई करने के आरोपी मुखिया के घर पर उग्र भीड़ द्वारा हमला करने और फिर आगजनी के बाद छपरा में धारा 144 लागू है। जानकारी मिल रही है कि पिटाई से घायल हुए 3 में से एक युवक की जान चली गई है जबकि 2 घायल हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राजद के द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद भी पूर्व मंत्री और फिर राजद विधायक सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार पर हमला बोलना नहीं छोड़ा है। जी हां, उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर अपनी ही सरकार पर जम करके हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार की सरकार माफिया से मिली हुई है और उसके अधिकारी खाद की तस्करी करा रही है। नीतीश कुमार लोगों के आंख में धूल झोंकना बंद करें और बिहार की सत्ता नौजवानों को सौंप दें। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार के अधिकारी माफिया से मिलीभगत करके बिहार के खाद को नेपाल भेज रहे हैं और यहां के किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रहा है। नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार के कारण बिहार के 4 करोड़ नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार बनते ही किसानों से मंडी छीन ली गई है। उन्होंने कहा है कि किसी के झांसे में नहीं आना है। जब बिहार में सड़क नाम की कोई चीज़ बचे ही नहीं है, जब बिहार का विकास गांव तक पहुंचते पहुंचते गुम हो जाता है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री को बिहार की सत्ता और अब नौजवानों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा का भी बुरा हाल है, स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के विकास के लिए बिना राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि रामचरितमानस को लेकर के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया था उसके बाद सियासी काफ़ी गर्मा गई थी, जिसको लेकर के कई नेताओं ने आपत्ति जताई थी। साथ ही देश के चर्चित कवि कुमार विश्वास ने भी आपत्ति जताई थी और अब कुमार विश्वास खुद पटना पहुंचने वाले थे और 6 फरवरी यानी कि कल ही उनका कार्यक्रम होना था, लेकिन वे पटना नहीं आ पाए। जहाँ कल वे पटना नहीं आया। आपको बता दूं कि कुछ दिनों से जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ये प्रोग्राम अब नहीं होगा और ये प्रोग्राम हुआ भी नहीं। आपको बता दूं कि कवि की भूमिका के साथ साथ कुमार विश्वास इन दिनों अपने राम और फिर राम कथा को लेकर के देश भर में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको लेकर के बापू सभागार में शाम 6 बजे से 6 फरवरी को अपने राम का आयोजन किया गया था। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। जब बिहार के तमाम चाहने वालों के साथ साथ कुमार विश्वास ने इस कार्यक्रम के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को भी न्योता दिया था, लेकिन अब ऐन वक्त में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।
या कुमार विश्वास इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने एक विवादित बयान के बाद काफ़ी चर्चा में हैं। उन्होंने बीते दिनों रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाली किताब करार दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। वही विपक्ष में बैठी बीजेपी ने 2 मंत्री पर निशाना साधा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब बिहार के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं लूट, हत्या, किडनैपिंग की खबरें निकल करके सामने आती है। इस बीच अब एक ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से निकल करके सामने आया है, जहां अहियारपुर थाने से चंद कदमों की दूरी पर कार सवार बदमाशों द्वारा एक लड़की को दिन दहाड़े अगवा करने की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हाँ, इस खबर के आने के बाद चारों तरफ हंगामा मच गया, लेकिन अब जो खबर की सच्चाई सामने आई है वो कुछ और ही निकला। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग पर ही सवाल उठाया जाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाने की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। जहाँ घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने पर पुलिस को बदमाशों की करतूत कैद मिली, लेकिन करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद ये मामला पति पत्नी के बीच विवाद का निकला। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अपनी सुरक्षा में रख लिया है। तो बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को जब इस घटना की जानकारी मिली तो फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज, कैमरे के फुटेज और फिर कार नंबर के आधार पर छानबीन शुरू की। जांच में कार मीनापुर के एक व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड मिली, जिसके बाद हथौड़ी समेत आसपास के सभी थानों को अलर्ट जारी कर दिया। इस बीच इस घटना की छानबीन शुरू की गई। छानबीन करते हुए वे कार मिली, जहां कार को रोक करके जब चालक से पूछताछ की गई तो फिर उन्होंने सारी बातें बता दी। जब पुलिस ने बताया है कि ये मामला कहीं किडनैपिंग का नहीं था, बल्कि ये मामला पति पत्नी के बीच था। जहाँ पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिससे गुस्साए पत्नी पति को छोड़ करके जा रही थी कहीं और पति कार लेकर के उनके पीछे दौड़ पड़ी। पति कार लेकर के उनके पीछे चल पड़ा और जिसके बाद कार रोक करके पत्नी को जबरदस्ती कार में बैठाया और उसको भी घर लेकर वापस आ गए। अब मामला सुलझ गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद बयानबाजी लगातार जारी है। अब समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने इस विवाद में एंट्री की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी भी दी है। जहाँ गोंडा के कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है। जहाँ पल्लवी पटेल ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्ति जताई, ये बात तो सही है, लेकिन वह आपत्ति देर से आई है। वह आपत्ति तब आनी चाहिए थी जब ये काम हुआ था, जब उस वक्त वे बीजेपी के साथ थे। अगर उनको इतना बुरा लग रहा था तो फिर नैतिकता के आधार पर पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए था, तब तो विरोध नहीं किया। जब बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना की जाए, ये तो गलत होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा है कि तुलसीदास सिर्फ अनुवादक हैं, मैं उन्हें संत नहीं मानती। जहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास के निजी विचार है, रामचरितमानस को मैं नहीं मानती हूँ। जहाँ किसी एक पंक्ति को हटाने से बात नहीं बनेगी। शूद्र के प्रति ऐसे विचार को जड़ से मिटाना है। जहाँ इसके अलावा शूद्र के प्रति विचार बदलने को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक ने आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि रामचरितमानस से शब्दों को हटाने के लिए हम आंदोलन करेंगे, इससे शूद्र शब्द को हटाया जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। जब मेट्रो के एलिवेटेड रूट के साथ भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड रूट पर भी काम शुरू हो गया है, जिससे निकलने वाली मिट्टी बर्बाद ना हो, इसलिए बिहार सरकार ने मिट्टी का सदुपयोग का रास्ता भी खोज निकाला है। जानकारी के अनुसार इस मिट्टी से गंगा पथ के इर्द गिर्द क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, जहां स्टेडियम, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, मॉल और पार्किंग स्थल बनाए जाने की योजना है। ये योजना पथ निर्माण, नगर विकास और आवास और फिर पर्यटन विभाग की हो सकती है। आपको बता दें कि 2 बड़े स्टेडियम बनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक क्रिकेट और एक फुटबॉल का हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव बिहार आ रहे हैं। जहाँ इनके आगमन की तारीख और जगह दोनों तय कर ली गई है। ये दोनों इसी महीने के 10 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में आचार्य किशोर कुणाल समेत कई प्रमुख लोग पहुंच रहे हैं। जब मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर में 10 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य किशोर कुणाल समेत कई प्रमुख लोग पहुँच रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में इस साल आम का बेहतर उत्पादन हो, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सभी प्रकार के आम की प्रजातियों में मंजर निकलने की अवस्था में आ गई है। इसलिए बेहतर मंजर प्राप्त करने के लिए प्रति लीटर पानी में 3 ग्राम सल्फर और 80% WP का घोल तैयार करके अच्छे से पौधों की धुलाई कर दें। जब वहीं फूल निकलने से पहले प्रति लीटर पानी में 1 ग्राम बविस्तीन और 1 मिलीलीटर एमिरा क्लोपिरिड 17.8 SL का घोल तैयार करके छिड़काव करने में मधुआ के प्रकोप को रोका जा सकता है। जब फल मसूर के दाना के आकार का हो जाए तो उस वक्त प्रति लीटर पानी में पुनः 1 ग्राम फिर से 1 ग्राम बस्तविन 1 मिलीमीटर एमिरा क्लोरोपिरिड और 3 ग्राम बोरेक्स का घोल तैयार करके छिड़काव करना है, जो मधुआ के संक्रमण को रोकेगा। तो ऐसे में अगर आपका भी आम का पेड़ है और आम बागीचा है तो फिर आप इसके लिए इस सब चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर मंजर के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अपनी पत्नी को खो देने के बाद बिहार के एक मजदूर ने पहाड़ के बीच से रास्ता बनाने का प्रण लिया। उसके पास ना ताकत थी और ना पैसा, लेकिन अपने जुनून, जोश और जिद की बदौलत उसने इस असंभव काम को संभव बना दिया। जहाँ हम बात माउंटेन मैन दशरथ मान जी की कर रहे हैं। जहाँ आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी हम उन्हें उनके कामों की वजह से याद कर रहे हैं। माउंटेन मैन दशरथ मान जी को अब भारत रत्न दिए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि ये मांग काफ़ी पुरानी है, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। इसी मांग को लेकर के 13 सदस्यीय टीम गया से दिल्ली के लिए पैदल रवाना हुआ है। जहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पद यात्रा में शामिल सदस्यों को टोपी और माला पहना करके सम्मानित किया। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर बाबा दशरथ राम मांझी को बैठा करके सम्मान दिया था। अब उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए, यही हमारी मांग है। गया जिला के गिर होल घाटी से रविवार को 13 सदस्यीय टीम पैदल दिल्ली से रवाना हुए हैं। टीम के सदस्य का कहना था कि जिस तरीके से बाबा दशरथ राम मांझी अपने जीवन काल में पैदल दिल्ली गए थे, तो उसी तरीके से आज हम सभी भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। यह दिल्ली पहुंच करके हमारी टीम मोदी सरकार से दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिए जाने की मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए सत्येंद्र मांझी के नेतृत्व में 13 सदस्यीय टीम पैदल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पद यात्रा में किसी तरह की दिक्कत होगी तो फिर उसके लिए हम हर संभव तैयार रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि एक और जहां मोबाइल के हर हाथ तक पहुंच जाने के बाद समाचार पत्रों और फिर किताबों में लोगों की दिलचस्पी कम हुई है, ऐसे में इस डिजिटल युग में लोगों के किताब के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने का बिहार के गोपालगंज में एक अनूठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 700 से अधिक लोगों ने एक साथ एक जगह पर बैठ करके 2 घंटे तक किताबें पढ़ी है। इस बुक रीडिंग मैराथन में लोगों ने किताबें पढ़ी है और फीडबैक भी दिया है। जहाँ गोपालगंज के पंचदेवरी रीडिंग मैराथन क्लब की ओर से आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम का उद्देश्य किताबों से विमुख हो रहे लोगों को फिर से किताबों से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या आपने कभी किसी को दोनों ही हाथों से लिखते हुए देखा है? अगर कोई दोनों ही हाथ से लिखने में निपुण है तो फिर लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को दोनों हाथों से 11 तरह से लिखते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए इस अजूबे के बारे में हम आपको भी बताते हैं। जहाँ भारत की एक लड़की अपने दोनों हाथ से 11 अलग अलग तरीके से लिख लेती है, जहाँ उसकी स्पीड को देख करके लोग भौचक्के रह जाते हैं। जहाँ मैंगलुरु की रहने वाली 17 साल की भारतीय लड़की आदि स्वरूपा ने अपने इस स्किल से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहाँ आदि स्वरूपा एक ही समय में अपने दाएं और बाएं दोनों हाथ का यूज़ करके लिख सकती है। वह 11 अलग अलग तरीके से लिख सकती है। इतना ही नहीं, वह आँखों पर पट्टी बांध कर भी लिख सकती है। जहाँ अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों में एक साथ लिखते हुए 1 मिनट में 45 शब्दों को एक दिशा में लिखने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें लता फाउंडेशन की विशेष विश्व रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। 1 मिनट में एक साथ दोनों हाथों से सबसे अधिक शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये युवा लड़की पहले ही बना चुकी है। आदि स्वरूपा ने अपनी इस शानदार स्किल के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाई है। सिर्फ 17 साल की उम्र में ऐसा कारनामा करके वह दुनिया भर में छा गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही साइबर अपराध तेजी से बढ़ने लगा है। जहां साइबर अपराधी घर बैठे लोगों को फ़ोन करके बिजली बिल काटने के नाम पर झांसा देकर के उनके खाते से रुपए उड़ा रहे हैं। एक नया मामला
पटना राजधानी से सामने आया है, जहां बिजली बिल जमा करने के नाम पर फ़ोन करके लाख रुपए उड़ा लिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिजली का बिल अपडेट करने का झांसा देकर के साइबर अपराधियों ने सत्यदेव चौधरी के खाते से 1,24,866 रुपये की निकासी कर ली है। यह पटना निवासी चौधरी पाटलिपुत्र थाना के इंद्रपुरी में रहते हैं। उन्होंने बताया है कि एक नंबर से मैसेज आया कि आपका बिजली बिल अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट नहीं करने पर रात में बिजली काट दी जाएगी। उसके बाद उस सातिर ने स्पॉट एड ऑन ऐप लोड करवाया। ऐप लोड होते ही खाते से 2 बार में रकम निकाल ली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्व की एनडीए सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने सोमवार को नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने छपरा पिटाई मामले को लेकर के हमला बोलते हुए कहा है कि महागठबंधन सरकार में जानबूझ करके जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से छपरा में विशेष जाति पर हमला किया गया है। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 1990 से 2005 तक लालू राज में लालू यादव के कहने पर भूरा बाल साफ करो को किया गया। अब महागठबंधन सरकार में आरजेडी के कारण फिर ये शुरू हो गया है। नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि मुख्य अभियुक्त मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जहां उसके घर पर बुलडोजर चलाए, जहां महागठबंधन सरकार में स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है, जहां हत्या की जा रही है। और दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए जज मिले हैं, जहां अब कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर के 32 हो गई है। जब CJI DY चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के 5 नए जजों को उनके नए पद की शपथ दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। जिन जजों ने शपथ ली है उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के CJ पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के CJ संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जज अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनोज मिश्रा शामिल है। इन 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर के 32 हो गई है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज होते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम में 13 दिसंबर 2022 को इन जजों के रूप में प्रमोट करने के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी, जिसके बाद इनके नाम पर मंजूरी मिलते ही इन सबको नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जब वे आए दिन हत्या लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले से सामने आया है, जहां पर बंगरा निवासी एवं छात्र दल नेता जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत कुमार से अपराधियों ने 50 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यहां बताया है कि अपराधियों ने पत्र भेज करके छात्र जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत के घर पर्चा फेंक करके 50 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की है। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने जदयू नेता को जान से मार देने की धमकी दी है। वहीं उपाध्यक्ष निशांत के घर पर्चा फेंक जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक हेलमेट पहने हुए युवक जदयू नेता के घर के सामने उनके गेट पर लटक करके कैंपस के अंदर पर्चा फेंक रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 8,505 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिसे लेकर के अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के जन जन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया ये बजट 2009 से 2014 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए 1132 करोड़ रुपए के से 7 गुना अधिक है। जब भारत सरकार द्वारा जारी ये बजट अब तक का सबसे रिकॉर्ड बजट है। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस बजट से 87 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बनमुखी, ठाकुरगंज समेत बिहार के कई स्टेशन शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि मौत स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी से इस जन्म में शामिल नहीं हो सकता हूं। यह पार्टी बचाने की मुहिम में हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हमारी चिंता का विषय है कि कैसे ये पार्टी बचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमने सोचा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि कैसे पार्टी बचाया जाए।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम बैठक बुलाए हैं, पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करे या नहीं करे ये पार्टी के ऊपर है, हम तो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये पार्टी के लिए है। या सीएम नीतीश कुमार के पास सही बात नहीं जा रही है या फिर वे सुनना नहीं चाहते हैं कुछ, जब पार्टी बर्बादी की तरफ जा रही है। आपको बता दूं कि हाल ही में यानी कि गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की है कि आरजेडी और फिर जदयू ने पिछले साल गठबंधन करने का जो फैसला किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पीछे की कथित डील की अफवाहों के पीछे की सच्चाई सामने लाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के छपरा में हुए लिंचिंग मामले को लेकर के राजनीतिक प्रक्रिया जोरों पर है। जहां रविवार को चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार में हो रहे अपराध को लेकर के नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना बेहद शर्मनाक है, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, अपराधियों के अंदर कोई डर नहीं है, लात घूंसे से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। जहाँ उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं। जहाँ नीतीश कुमार जी बताएं कि बिहार में हो रही हत्याओं को रोकने के लिए कोई समाधान है क्या। चिराग पासवान ने कहा है कि इससे शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से सामाजिक और फिर आपराधिक छवि के लोगों ने पीट पीट करके मारने का काम किया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। बिहार में अपराधियों में आज की तारीख में कोई डर नाम की चीज ही नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने बिहार में हाल के दिनों में हुई हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आरा में जिस तरीके से महिला की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी वह भी मामूली घटना नहीं थी। मधुबनी में जो घटना हुई वह भी छोटी मोटी घटना नहीं है। छपरा में मॉब लिंचिंग की घटना हुई, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वही मुख्यमंत्री की यात्रा पर भी चिराग पासवान ने निशाना साधा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां 3 बच्चों की मां अपने बच्चों को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जिसके बाद जब उसके पति ने उसे बाजार में उसके प्रेमी के साथ देखी तो फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आपको बता दूं कि 2 व्यक्ति एक महिला के पति होने का दावा कर रहे हैं। जब बाजार में हंगामा शुरू हुआ तो फिर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों को पुलिस थाने ला करके मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। ये मामला बिहार के नालंदा जिला के परवलपुर थाना क्षेत्र के डीरवीरपुर गांव का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां उधार अंडा खाने को लेकर के 2 पक्षों के बीच जम करके मारपीट का मामला सामने आया है। ये मामला इतना तुल पकड़ लिया कि देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। जहाँ घटना के दौरान एक महिला की जान भी गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जहाँ इस मामले में 5 आरोपी हैं, जिनमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं कि मामला खुदवा थाना क्षेत्र के मलवा गांव का है। जहाँ दाऊद नगर के बीडीओ सह प्रभारी अंचलाधिकारी अरुण कुमार के अनुसार एक दुकान में उधार का अंडा खाने को लेकर के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ वहीं पास में रविदास पूजा का आयोजन चल रहा था, जिस कारण से भीड़ थी और गोलीबारी में एक महिला आ गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई और कई घायल हो गए हैं। जब सभी घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिसमें 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।